हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, आज हम मैट्रिक्स का वन शॉट लेकर आए हैं। ये आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का वेटेज इस एग्जाम में कितना ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से मिला के 40 से 45, मतलब हम ऐसा मान के चले कि 35 से देखो ऐसा मान के चले कितना 35 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जब भी बोलती हूँ जिन बच्चों को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ना है, कभी कभी इनको अलग ना समझ के एक समझो, लेकिन हम इस वन शॉट में सिर्फ मैट्रिक्स लेकर आए हैं और नेक्स्ट वन शॉट में आई थिंक 30 मिनट का जाएगा, जिसमें हम डिटर्मिनेंट लेकर आने वाले हैं। डिटर्मिनेंट में है ही क्या, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है वो बात की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स वन शॉट में, जो 60 मिनट के अंदर हम सारा का सारा मैट्रिक्स कवर करने वाले हैं, ये हम अभी देखेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ध्यान रखना। मैं हमेशा लिख के पढ़ाती हूँ, पर वन शॉट दे रही हूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने पहले लिखा है इसको, उसके बाद में आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ ये वाला, क्योंकि लिखने में बच्चा मैट्रिक्स थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिखने में कहीं ना कहीं वन शॉट नहीं रह जाता। इसीलिए देखो याद, मैट्रिक्स क्या होता है, डिफाइन एज अ रेक्टेंगुलर एरे। जो बच्चा मैट्रिक्स होता है ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर। किनका होता है, किनका होता है, अ नंबर्स और अ फंक्शन। मतलब कि जो भी अरेंजमेंट है रेक्टेंगल के टाइप में, उसमें जो नंबर्स होते हैं और फंक्शन को अरेंज किया जाता है, उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। हमने क्या बोला, कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 नंबर का अरेंजमेंट, कोई मैट्रिक्स बी है e⁻x 5 sin x 2, मतलब नंबर और फंक्शन सबका अरेंजमेंट, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। जब भी मैट्रिक्स की बात आती है, जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो चीज होती है बच्चा, ये जो चीज होती है इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो ये चीज होती है इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। एक मिनट, फिर से ये जो चीज है इसको कॉलम कहते हैं, और ये जो चीज है इसको रो कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में बच्चा, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम और 2 रो है। ये जो चीज है, ये जो चीज है इसको कॉलम बोलेंगे, तो कॉलम 1 कॉलम 2, और जो ये चीज है इसको रो बोलेंगे, रो 1 रो 2 बोलेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गए, मैट्रिक्स। ऐसे ही अब कोई और भी आप अपने मन से मैट्रिक्स बना सकते हो कि मैम क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल। आप कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन उठा के आपने एक रेक्टेंगल फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया। ट्रे देखा है, ट्रे में कॉफी चाय जाता है, तो वो कॉफी और जो चाय का जो कप है वो हमारे नंबर और फंक्शन है, और जो वो ट्रे है, वो ट्रे क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, बस और कुछ नहीं। अब हमने ये लिखा है क्या, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। हम अगर इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें 2। ठीक, अब आ जाओ आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रोज अगर m है, नंबर ऑफ कॉलम अगर n है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या कि जो मैट्रिक्स है उसका घर का एड्रेस क्या है। एड्रेस पता है क्या होता है, एड्रेस बस नाम के लिए होता है, ठीक है। नाम किस जगह पे है, क्या नाम है, तो वो एड्रेस क्या है मैट्रिक्स का। तो जब भी लिखेंगे मैट्रिक्स, अपने एड्रेस में किस लिए जाना जाता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे। जैसे घर का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। अब एड्रेस को क्या करते हैं, नंबर्स तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है, नंबर 243 लिखा हुआ है, अगर घर का नंबर 243, मल्टीप्लाई थोड़ी ना करके लिख देंगे, उसको साथ में बना के लिखते हैं, सेम चीज है। अब अगर पूछ दे क्या, ऑर्डर हमारा कितना था, यहाँ चेक करो। अगर हमारी इसकी बात करें तो इसमें 2 रो थे, 3 कॉलम थे, तो हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स का ये कहलाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर ले, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर ले, बस उन्हीं एलिमेंट जो हमारा 2 और 3 है उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 इंटू 3 6, यही अंतर होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दोनों सेम होता है, बस एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऑर्डर में क्या कर देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट लेके चलते हैं। क्लियर हुआ, चलो आ जाओ आगे बढ़ेंगे। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, अब देखो ऑर्डर पढ़ लिया हमने, ऑर्डर ऑफ ने हमने क्या पढ़ लिया, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि हाँ ऐसा घर होता है, हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ एलिमेंट, भाई घर में कौन कौन रह रहा है,
कोई बिल्डिंग है, किस फ्लोर पे कौन कौन रह रहा है, उसका हमें बायोडाटा चाहिए। तो हम मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं क्या, कि अब मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से प्लेस पे हैं, इन्हीं को हम एलिमेंट का एड्रेस कहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड फ्लोर पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे भी दो दो फ्लैट्स हैं, तो पहले फ्लैट में कौन है, दूसरे फ्लैट में कौन है, सेकंड फ्लोर के पहले फ्लैट में कौन है, दूसरे फ्लैट में कौन है। याद रखना, जैसे बिल्डिंग बनता है ना, वैसे हमारा मैट्रिक्स बनता है। अगर मैट्रिक में, अगर बिल्डिंग में पहले फ्लोर पे दो एलिमेंट है, तो आने वाले हर फ्लोर में दो ही एलिमेंट होंगे, याद रखिएगा। जिस तरह बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे दो फ्लैट होते हैं, आने वाले हर फ्लोर में दो ही फ्लैट होंगे, सेम हमारा मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। और हर फ्लैट में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से इंसान रह रहे हैं, बस वही है। अब जैसे बात करते हैं, अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, कोई भी मैट्रिक्स है, ऑर्डर m, रो m, n कॉलम है, हमने लिख दिया। रिप्रेजेंटेशन हमारा ये रहा, क्या रहा, इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा ये रहा, लो, ठीक है। अब i इज इक्वल टू रो होता है, i क्या है, रो है, j क्या है, कॉलम है। अब m इंटू एन पता ही है, m मतलब रो और n मतलब कॉलम। अब बोलोगे मैम दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये है कि m मतलब टोटल रो, m मतलब क्या, m और n मतलब क्या, टोटल रो एंड टोटल कॉलम। और ये मतलब क्या, कौन सा रो और कौन सा कॉलम। अगर मैंने एक बिल्डिंग की बात की, एक बिल्डिंग में आपके 5 फ्लोर हैं, कितने फ्लोर है, 5 फ्लोर है, इसका मतलब क्या, 5 फ्लोर है और हर फ्लोर पे दो दो रूम है, हर फ्लोर पे दो दो रूम है। तो आपको लगेगा क्या, अगर वर्टिकल डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे 2 रो जाएंगे, कितने जाएंगे, 2 रो जाएंगे, और कॉलम कितने जाएंगे, 5 कॉलम जाएंगे। तो टोटल की बात कर लिया हमने, क्या, टोटल मतलब m इंटू एन, m और n क्या है, टोटल फ्लोर और टोटल रो और टोटल कॉलम है। अब हर फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं उनको बताता है क्या, पहले फ्लोर पे मान लो क्या, रो वाले की बात करते हैं हम, तो i बताता है और कॉलम वाले को j बताता है। अब देखो हमने इसी चीज को ऐसे ओपन कर दिया, क्या, पहला रो A11 A12 A13 A1n, पहला रो, क्लियर हुआ, पहला रो, दूसरा रो, ठीक है। देखो ये पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, पहला रो, n कॉलम, कितने कॉलम है, n कॉलम है, कितने रो है, m रो है। A21 दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, क्या, तो यही चीज बता रहे हैं क्या, ये मतलब क्या, अगर हम बात करें ये वाला जो एलिमेंट है वो पहले रो के पहले कॉलम वाले प्लेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो रो पहला है, पहले रो और दूसरे कॉलम के प्लेस पे बैठा हुआ है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो पहला रो और तीसरे कॉलम पे बैठा है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो n रो, ठीक है, पहला रो और n कॉलम वाले प्लेस पे बैठा हुआ है। इसी को मैट्रिक्स का क्या कहते हैं हम, एड्रेस कहते हैं। क्लियर हुआ, मैट्रिक्स का एड्रेस हम इसी को कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं ताकि सुंदर लगे, थोड़ा सा समझ में आया होगा, आई नो। अब आते हैं क्या, ये हमारा मैट्रिक्स का एड्रेस हो गया। जैसे जैसे देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, क्या, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2aij और जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 है, क्या है, 2 इंटू 2 है। अब देखो मेरे पास ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा बच्चा, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, मतलब क्या, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसी को बोलेंगे 2 इंटू 2। लिख लिया। अब निकालना है हमें इस एलिमेंट को, जो पहले रो और पहले कॉलम पे बैठता है वो A11 है। मतलब क्या, A11 का मतलब क्या है कि i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी क्या है, 1 है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। A12 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, A12 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो a कितना हो गया, 3 हो गया। A21 मतलब i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू क्या, j की वैल्यू,
कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं, आ जाओ, फिर से लिख देते हैं, आ जाओ। कितना हो जाएगा ये A11 हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, ये A21 हो जाएगा, और ये A22 हो जाएगा, और ये क्या है 2 × 2 है। क्लियर। अब देखो हमने क्या कहा, A11 मतलब 1 + 1 कितना आ गया 2। हमने क्या कहा A12 मतलब 1 + 2 कितना आ गया 3। अगर हम बात करते हैं A21 तो कितना आ जाएगा ये 3। अब A22 का मतलब ये I है और ये क्या है J, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो अगर हम इसी की जगह रखने की बात करते हैं बच्चा तो कितना आ जाएगा, ये 1 1 की जगह कितना आ जाएगा 2 3 3 4। यही हमारा मैट्रिक्स बन गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो आगे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कराते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दे देना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम रो एक ही हो, कॉलम चाहे कितने भी हो जाए, रो सिर्फ एक ही हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितने भी हो जाए पर कॉलम विल बी 1। देखो कॉलम एक है, रो एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, कितने भी रो हो फर्क नहीं पड़ता, कॉलम एक होना चाहिए। इनको रो मैट्रिक्स कहते हैं, इनको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन इनका ये है, जनरल रिप्रेजेंटेशन इनका ये है, ध्यान से देख लो भाई, जनरल रिप्रेजेंटेशन इनका ये है। ठीक है, देखो हमारे पास हमारे रो में क्या है, एक ही रो है तो हमेशा 1 रहेगा, इंटू n मतलब वो चेंज हो सकता है। m हमारे पास रो चेंज हो सकता है लेकिन कॉलम एक है तो m × 1। क्लियर है। अब आ जाओ आगे, जीरो एंड नल मैट्रिक्स। याद रखना जीरो एंड नल मैट्रिक्स क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में, आपके पीवाईपी उठा के चेक करोगे उसमें आया हुआ है। जीरो एंड नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है, तो आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकता है। जीरो एंड नल मैट्रिक्स का ऑर्डर आर्बिट्रेरी हो सकता है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 2 × 2 3 × 3 4 × 4 कुछ भी हो सकता है, डिसाइडेड नहीं होता है। एलिमेंट्स आर जीरो, क्या एलिमेंट्स आर जीरो, दिस मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स जब AIJ क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ऑर्डर क्या हो सकता है, एनी ऑर्डर हो सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है ध्यान से देख लेना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका। क्लियर है, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो जाए। ध्यान रखना, नंबर अगर कोई मैट्रिक्स AIJ m × n है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे क्या होगा, मैट्रिक्स हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स देखो 3 है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, तो ये हमारा होता है। आ जाओ, अब वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाएंगे। याद रखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट या मैथ्स का कोई भी चैप्टर है, फॉर्मूले और डेफिनेशन डायरेक्ट फॉर्म में देखे गए हैं। ठीक है, तो यही अंतर है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो ज्यादा। क्लियर। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर अनइक्वल है तो उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है AIJ m × n, और जहां पे m और n जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। डाउट देखो, 1 शॉट है, देखो और क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो जल्दी जल्दी। 7th नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सारे के सारे मैट्रिक्स इसी के अंदर आने वाले हैं, जितने भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम सारे के सारे मैट्रिक्स अब इसी के अंदर आपको दिखेंगे। कहता क्या है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। नंबर ऑफ रोज और कॉलम की जो संख्या है अगर वो इक्वल हो गई, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, मैट्रिक्स AIJ m × n। इसका मतलब जब भी ऐसा मैट्रिक्स दिया हो ना बच्चा, आपके दिमाग में ये फिगर दिखना चाहिए। देखो जब भी ऐसा दिखा हो तो आपके दिमाग में ये दिखना चाहिए, एड्रेस के साथ दिखना चाहिए। क्लियर हुआ, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब हमने क्या बोला, एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो प्रिंसिपल डायगोनल, इसे देखो ये वाले जो है ना इनको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के साथ उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो नॉन जीरो हैं, बाकी नीचे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है अपर, मतलब कि क्या, एक ट्रायंगल बनाए और ऊपर वाला अपर वाले पार्ट जीरो ना होके बस नीचे वाले पार्ट जीरो हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ए आई जे जीरो, देखो नीचे वाले देखोगे ना, इस ट्रायंगल के नीचे वाले A21 A21 A31 A33, अब देखोगे ना आई जो है हर केस में, आई जो है हर केस में ज्यादा है जे से, आई जो है हर केस में क्या है, जे से ज्यादा है। तो जब आई की वैल्यू जे से ज्यादा हो जाए, वो वाले प्लेस के एलिमेंट क्या होंगे, अपर ट्रायंगुलर के केस में जीरो होंगे। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर केस। लोअर ट्रायंगुलर केस जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर केस में जब आप देखोगे कि एक मैट्रिक्स बन रहा है, डायगोनल जो होगा उसके नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ के अपर वाले सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इस केस में ये वाला पार्ट याद रखिएगा, यहाँ पे ये वाला जे की वैल्यू आई से क्या होगी, ज्यादा होगी। आप चेक कर सकते हैं, हमने क्या बोला, अगर हमने कोई ए लिखा, A11 A22 A33 A21 A31 A32 A12 A13 A23, अब चेक करोगे हमने क्या कहा आपको कि इधर वाले पार्ट को छोड़ के, ध्यान से एक मिनट, हमने क्या कहा, इस वाले पार्ट को छोड़ के ऊपर के सब जीरो होंगे, तो आपको दिखेगा क्या, A12 A13 A23, सब में देखो ये हमारा आई है, ये हमारा जे है, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है। हर केस में आई क्या है, छोटा है जे से, तो आई छोटा और जे बड़ा वाला प्लेस जो होगा वो सब के सब क्या होंगे, लोअर ट्रायंगुलर के केस में जीरो होंगे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस ऑफ ऑर्डर कुछ भी हो m इंटू एन। देखो स्क्वायर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बोल लो, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बोल लो, जब भी ऐसा कुछ दिखे आपको तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर। अब ये स्ट्रिक्टली कब कहलाएगा, जब ए आई जे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, पर आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक हो, n तक हो, तो इस केस में आपका क्या कहलाता है, ये जीरो मैट्रिक्स ही कहलाता है। कहीं ना कहीं आप चेक करोगे, बस एक कंडीशन याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर कंडीशन अगर आ जाए तो आपको ये कंडीशन याद रखना है कि ए आई जे कब जीरो होगा, जब आई की वैल्यू 1 to n हो जाए। क्लियर है। अब आ जाओ, डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स दिख रहा होगा आपको 2 into 2 का, 3 into 3 का, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी ऐसे मैट्रिक्स दिखते हैं, ठीक है, डायगोनल वाले स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी आपको दिख रहा है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाए, उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाए, उन्हें हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये होता है ए आई जे। अब देखो ए आई जे एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ जाए, कब, आई इक्वल टू जे। अब भाई जहां पे आई इक्वल टू जे होगा, A11 A22 A33, यही तो डायगोनल एलिमेंट है। इस केस में क्या होगा, आई और जे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो ये वाले प्लेस वाले एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। बाकी जहां पे आई जो होगा वो जे के इक्वल ना हो, जैसे A13 A12, ये सारे के सारे प्लेस वाले वैल्यू क्या होंगे, जीरो होंगे। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है डायगोनल एलिमेंट का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के बाद। स्केलर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखो केस कैसा बन रहा है, ठीक है, अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ एनी एलिमेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल, देखो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए,
ठीक है, सेम कांस्टेंट से, किससे, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, या डायगोनल के एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए, हम बोले कि अगर डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के इक्वल हो जाए, ठीक है, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो उनको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ए आई जे इक्वल टू के कब होगा, जब i इक्वल टू जे हो जाए, मतलब जब i वाला और j वाला प्लेस इक्वल, a11 a22 a33 वाले प्लेस वाले अगर एलिमेंट आ गए तो वहां पे वो इक्वल होंगे। और जब i इक्वल टू जे ना हो, जैसे a12 a13 a21 a23 a31 a32 ये सारे प्लेस क्या होंगे, आपके नॉन डायगोनल वाले होंगे। अगर वहां पे हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम बोलते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पेपर में भर भर के दिया जाता है, किसी भी क्वेश्चन के साथ दे दिया जाता है। इसको आईएन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये भी एक डायगोनल। अब देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बच्चा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जहां पे डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। उन्हीं मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स इज 1 एंड अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। ठीक है, अब हम बात करें क्या, ए आई जे इक्वल टू 1 जब आई इक्वल टू जे हो जाए, ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई की वैल्यू जे के बराबर ना हो। इन मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। क्लियर, यहाँ तक आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर हुआ हो। अब आगे बढ़ते हैं इसी मैट्रिक्स के साथ। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको नया नया नाम समझ में आया होगा। कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। सिंगलटन सेट आपको याद होगा कि सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता है उसको सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं। अब इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता है उसको सिंगलटन। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी इस केस में क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे। अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें, अगर a इज इक्वल टू दिस कॉस सी, देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है। 3 इक्वल टू दिस, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 1 है। अगर बच्चा हम बात करें A13, ये क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं गिवन है, क्वेश्चन ये नहीं गिवन है, क्वेश्चन एक ये गिवन है। देखो ये एग्जाम्पल गिवन था, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। A12 1 इंटू 1 मैट्रिक्स क्या होगा, इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे। ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक ही एलिमेंट है। देखो इससे पहचानो चाहे मत पहचानो, हमने क्या कहा, AIJ 1 इंटू 1 का मतलब क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगलटन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब दिमाग लगाओगे, देखो जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस वाला आंसर है भाई, ये तो सब हो सकता है, स्क्वायर भी होगा, रो भी होगा, कॉलम भी होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल वाला आंसर है वही होगा सिंगलटन मैट्रिक्स। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, इक्वल हो जाए। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, ऑर्डर सेम और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उन्हीं मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। अब देखो हमारे पास ये दो मैट्रिक्स है, हमारे पास ये चीज है, तो हमने क्या कहा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहले प्लेस के इक्वल, दूसरा प्लेस दूसरे प्लेस के इक्वल, पहला प्लेस पहले प्लेस के इक्वल, दूसरा प्लेस दूसरे प्लेस के इक्वल अगर हो जाए तो हम कहते हैं क्या, कि ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं। एडिशन मैट्रिक्सेस क्या, देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है, ए बी सी मैट्रिक्स है। अब देखेंगे ए का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 3 है, बी का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 2 है, और सी का जो ऑर्डर है वो 2 इंटू 3 है। तो ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, क्यों, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी नॉट पॉसिबल, क्यों, ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर नॉट सेम। ए प्लस सी पॉसिबल है जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, बस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एज इट इज रख के ऐड कर देते हैं। पहले प्लेस को पहले प्लेस के साथ ऐड करते हैं, दूसरे प्लेस को दूसरे प्लेस के साथ ऐड करते हैं, तीसरे प्लेस को तीसरे प्लेस के साथ ऐड करते हैं। ऐसे ही हम लगातार ऐड कर चले थे, तो ये हमारा आंसर आ गया।
एडिशन समझ में आया। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा। दो रियल नंबर को ऐड करने पे दो रियल नंबर ही आता था, तो दो सेट को ऐड करने पे दो सेट ही आएगा। उसी तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे दो मैट्रिक्स ही आएगा। अब a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, बात बराबर है एडिशन के केस में। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव हुआ। क्या हुआ? कॉम्यूटेटिव हुआ। एसोसिएटिव के केस में हमें तीन मैट्रिक्स चाहिए, दो को ऐड किया, a प्लस बी को पहले ऐड किया, बाद में c को ऐड किया, या फिर a को छोड़ दिया, बाद में b प्लस सी को पहले ऐड किया, बाद में a को ऐड किया। एडिशन के केस में बराबर होता है, तो ये एसोसिएटिव भी होता है। अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का जो केस है बच्चा, आइडेंटिटी का जो केस है क्या कहता है, ऐसा एक मैट्रिक्स है, उसमें हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि ए की आइडेंटिटी ना बदले, ए जैसा था वैसा ही रहे। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, मैट्रिक्स सेम रहता है। तो यही पूछ रहा है, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, द नल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स एडिशन ए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स एडिशन ए है, ठीक है, उसका जो नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, वही आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा उसमें। एडिशन के केस में कोई नंबर भी गिवन, अगर हम बात करें टू में क्या ऐड करें कि टू ही रहे, तो जीरो। तो एडिशन के केस में हमेशा जीरो हमारा आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो हमने जीरो मैट्रिक्स ऐड किया, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चा, ये आपको मैट्रिक्स दिखना चाहिए, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। हमने यहाँ पे क्या लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ जो इनवर्स होता है बच्चा, ए में हम किस चीज को ऐड करें कि जीरो आ जाए, ए में हम क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए। तो ए मैट्रिक्स में अगर हम माइनस ए मैट्रिक्स ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे हम पहले पढ़ते थे कि टू में क्या ऐड करें कि टू आए, तो टू में माइनस टू ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। सेम चीज, तो क्या, फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस ए। ठीक है, एम इंटू सेम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर हुआ हो। आ जाओ आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम हो जाए। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब पहले प्लेस को पहले प्लेस वाले के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ ही करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। और अब ना ही ये कम्यूटेटिव होता है, ना ही ये एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ना ही a माइनस बी करने पे b माइनस ए आएगा, ना ही ये एसोसिएटिव होगा। चेक करिएगा, ये आप लोग के लिए काम है। कोई भी मैट्रिक्स मानिएगा और चेक कीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम किसी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट में उस k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, अगर हमने इसमें k से मल्टीप्लाई किया तो k का मल्टीप्लाई मौजूद अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब में हो जाएगा। पर डिटर्मिनेंट के केस में ये अलग होता है। जब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो वहां पर हम आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस तब पॉसिबल है जब, देखो हमारे पास, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई ए है, ए कोई, देखो ए कोई हमारे पास है, ए इज इक्वल टू एक मिनट, आई जे एम इंटू एन है। हमारे पास बी कोई है, ठीक है, बी आई जे, और ये क्या है, पी इंटू क्यू है। अगर हम बच्चा ए बी निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या, ए आई जे एम इंटू क्यू और बी आई जे पी इंटू क्यू। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो जाए। जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो जाए तभी हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, बताओ मुझे कमेंट में जरा बताओ, कब पॉसिबल है, जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो जाए तो कहेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा बच्चा, जो नया मैट्रिक्स आएगा, मान लिया हमने सी आई जे, तो पहले वाले का जो कॉलम रो था वो आएगा और दूसरे वाले का कॉलम एम इंटू क्यू का आएगा। आई थिंक आप लोग को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। हमने यही चीज लिखा हुआ है,
दो मैट्रिक्स का मल्टीपल तभी पॉसिबल है जब पहले वाले का कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, और जब भी नया मैट्रिक्स बनता है तो पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम लेके लिख देते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें बी ए का, बी ए नहीं पॉसिबल है, देखो ए भी पॉसिबल है क्योंकि ये 2 और ना ही ए भी, देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2 इंटू 2 का है और ये 3 इंटू 3 का है, तो ना ही ए बी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ना ही बी ए पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ना ही नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम जो है नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। आ जाओ, ये हमने एग्जाम्पल आपको देके समझा दिए। अब मैंने यहाँ पे एक लिया भी है, क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की, अदरवाइज मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले कॉलम के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 का 1 में, 1 का 2 में और 3 का 4 में कर दिया। फिर पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या, मैं अलग पेन यूज कर दे रही हूँ, 2 का 3 से, 1 का 1 से, 3 का -3 से कर दिया, ठीक है। सेम उसी तरह पहले रो का, सेम उसी तरह दूसरे रो का पहले कॉलम से और दूसरे रो का दूसरे कॉलम से, तीसरे रो का पहले कॉलम से, तीसरे रो का दूसरे कॉलम से। पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसका अगर हम बात करें 3 इंटू 3 है और ये 3 इंटू 2 है, तो इसका कॉलम जो है इसके रो के इक्वल है, इसलिए ए बी पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही बच्चा बी ए निकालोगे आप, जैसे ही आप बी ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। बी ए के केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 2 है और यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3 है, तो देखो ये 2 है और ये 3 है, ये इक्वल नहीं है, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल। एक मिनट, बी ए इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपको दिखेगा क्या कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल। अब देखो एसोसिएटिव है या नहीं है ये डिपेंड करता है, अगर ए बी और बी सी पॉसिबल है तो एसोसिएटिव होगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो एसोसिएटिव नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो जरूरी नहीं है, वाइल नाइदर ऑफ देम इज, जरूरी नहीं कि उसमें से एक जो है वो जीरो हो। दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट जीरो है इसका मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी एक मैट्रिक्स जीरो हो। दोनों मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स नहीं है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या कोई भी अदर मैट्रिक्स है, नल ना होके तब भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया है, आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो यहाँ चेक करना एक बार, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है। जब मल्टीप्लाई करोगे आप चेक करो, जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हमारे पास कुछ ये केस आएगा, तब भी जीरो आ रहा है। तो देखो ना ही ए नल है ना बी नल है, मतलब प्रोडक्ट जीरो आ सकता है अगर ए बी कुछ दूसरा मैट्रिक्स हो। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये, देखो पूरा भरा हुआ मैट्रिक्स है, कहीं से भी खाली मैट्रिक्स नहीं, आप चेक कर सकते हो, कहीं से भी खाली मैट्रिक्स नहीं है, कहीं भी जीरो नहीं है, फिर भी देखो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है, इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। क्लियर है? आ जाओ। अब द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ नल मैट्रिक्स, देखो कोई भी अलग मैट्रिक्स है, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आता है। देखो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, कोई बी जीरो मैट्रिक्स है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को तो क्या आ जाएगा, जीरो नल मैट्रिक्स आएगा। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन इट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, जब रो और कॉलम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाए तो दूसरा नया बना हुआ मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। हमने क्या कहा कि जब
एक ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे बने, तो इंटरचेंज जो मैट्रिक्स बन के आया है उसको पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। क्लियर है? आ जाओ, हमारे पास ए है, देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश और ए के पावर टी से। हमारे पास ए है, हमारे पास अगर हमने क्या किया, इसको चेंज किया, क्या किया, चेंज किया, तो ए आई जे, अब रो जो था वो कॉलम हो जाएगा और कॉलम जो था वो रो हो जाएगा। देखो हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 × 3 का, हमने जैसे ही ट्रांसपोज किया, मतलब रो को कॉलम में लिखा, देखो हमने 1 2 3 को अब कॉलम में लिख दिया, 4 5 6 को हमने कॉलम में लिख दिया, तो ये जो मैट्रिक्स नया आया है इसका ऑर्डर देखो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। इसी मैट्रिक्स को पहले, इस दूसरे मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। इसके प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो आप प्लीज चेक कीजिएगा। ट्रांसपोज किए हुए मैट्रिक्स को दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो हमें अपना पुराना वाला पहला ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो हमें अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या सीधे सीधे ए का ट्रांसपोज कर लो प्लस बी का ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, आंसर विल बी सेम। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स है उसमें के से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोज करके के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। जो हमारा लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है, बार बार क्वेश्चन में पूछता है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कीजिए या फिर बी का ट्रांसपोज करके ए का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर है, चेंज हो जाएगा। देखो अगर ए भी है बच्चा तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। क्लियर है? अब देखो कुछ वेरीफाई किया गया है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो, आगे दिखाते हैं इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, आप इसका वेरिफिकेशन आप खुद से चेक करोगे। हमारे पास ए है, बी है, ये आपके लिए वर्क है, इसको वेरीफाई करके खुद से चेक करो, वर्क है ये आप लोगों के लिए। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ जाओ देखते हैं कितना बचा हुआ है, अभी बहुत बचा है भाई, बहुत बचा है, आ जाओ। हाँ आ जाओ, देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, पढ़ लो, जैसे भी पढ़ना है जल्दी पढ़ लो। अब ये सब सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, हमने जब से स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट किया उसके बाद हमने सारे के सारे मैट्रिक्स स्क्वायर ही पढ़े, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सबसे पहली बात। अब कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और उसका आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद भी वो फिर से खुद ए ही मैट्रिक्स आ गया, ऐसे मैट्रिक्स को हम ए सिमेट्रिक कहते हैं। अगर हम बात करें कोई मैट्रिक्स ए है और हमने ए का ट्रांसपोज किया और हमें उस केस में क्या मिल गया, माइनस ए मिल गया, तो हम क्या कहते हैं, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स गिवन है, अब हमने इसका सिमेट्रिक ट्रांसपोज किया, ये सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ये, ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज किया, हमें ए मिल गया, तो हम बोलेंगे क्या है, ये सिमेट्रिक है। अगर कोई ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का, ठीक है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे बोल के लिखे या फिर सीधे ऐसे लिखे, ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर ही मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ए का ट्रांसपोज किया और माइनस ए आ गया, तो क्या बोलेंगे इस केस में कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं, हम एग्जांपल लेकर आए हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 2 3, ट्रांसपोज किया सेम आया, ये क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज किया क्या आ गया, ए ही आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है 0 -3 √3 0, ट्रांसपोज किया ये आया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो हमारे अंदर ये बचा, ए ही बचा, तो माइनस ए आया, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक। याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक पहचानने का एक और पहचान होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक के केस में 0 होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक के केस में 0 होते हैं। तो जब भी आपको प्रिंसिपल डायगोनल 0 दिखे पूरा का पूरा, उस केस में आपको क्या देखो 0, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा ये चीजें। आगे आ जाओ, देखो इसको अच्छे से समझाएंगे एक बार हम। दुनिया में जितने भी मैट्रिक्स हैं, कुछ मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते नहीं हैं, कुछ ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। लेकिन आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बना सकते हैं। क्या बोला मैम ने? यस, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर आपने ए ट्रांसपोज कर लिया, आपने क्या निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज कर दिया, अगर आपने इस ए
और इस A ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अगर आपने इस A और A का ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, इस सिमेट्रिक बनेगा। अगर आपने गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A और उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दिया तो क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई हो। अच्छे से क्लियर कराते, देखो हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, चेक करो ट्रांसपोज निकाला है, दोनों को ऐड किया है, ये आया हमारे पास। दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, याद रखना, देखो 1 + 1 2 प्लस माइनस 2 प्लस -4 3 + 0 ऐड करेंगे, हमारे पास ये आएगा। हमने इसको नाम दे दिया C। जो मैट्रिक्स आया हमने क्या कहा, A हुआ, A का ट्रांसपोज, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक बनेगा, हमने C मैट्रिक्स दे दिया नाम इसका। अब चेक कर लेते हैं क्या इसका ट्रांसपोज, C जो मैट्रिक्स बनाया है क्या इसका ट्रांसपोज करने पे C आ रहा है, यस। जैसे हमने C का ट्रांसपोज किया हमें फिर से C ही मिल गया, मतलब कि ये वाला बिल्कुल वैलिड है। हमने क्या कहा, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। देखो हमने इन दोनों को माइनस किया, हमें क्या मिला, सबसे पहली बात तो आप देखोगे क्या, डायगोनल एलिमेंट देखो क्या है, 0 है। तो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या आएगा, हमने इसका नाम एक डी दिया, ठीक है, फिर भी हमने चेक कर दिया, आगे चेक करोगे, आगे ट्रांसपोज किया, ठीक है, ये आया, माइनस कॉमन लेंगे तो हमें फिर से डी ही मिल जाएगा। मतलब कि जो हमने अभी पीछे वैलिड ये जो हमने किया था रिजल्ट, ये बिल्कुल सही रिजल्ट है। क्या, ये बिल्कुल सही रिजल्ट है। टी सी का ट्रांसपोज करने पे क्या आ गया, सी आ गया। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, आप लोग जाकर देखोगे भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। आ जाओ, हाँ अब देखो, अब मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन था, आपने उससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाया। कैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स जो गिवन था ऐड किया तो सिमेट्रिक, माइनस किया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैम मुझे ये बताइए कि अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो हम उससे स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। आ जाओ, क्या कहता है, क्या कि कोई भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हमें हमारा ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। याद रखिएगा एक और बात, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, किसी ना किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आया हुआ है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, यही है। ठीक है, सिमेट्रिक मतलब दिस, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब दिस, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड कर दिया, क्या कह सकते हैं ऐसा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कहता तो ये है लेकिन डिवाइडेड 2 रहता है, तो हमने इसलिए 2 डिवाइड किया है क्योंकि मैथ्स में इक्वेशन क्या कहता है, आप कुछ भी सॉल्व कीजिए, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप सीधे सीधे इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2a बचेगा। तो 2a नहीं आना, देखो अगर हम बात करें, क्या कहता है, a प्लस ए टू दी पावर टी प्लस a माइनस ए टू दी पावर टी, तो ये तो कट गया 2a, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं रहा, हमें a लाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने पहले ही इक्वेशन में 2 लिख दिया है। अब इसको हम प्रूफ कर देते हैं। हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखे तो हमें ये भी दिखना चाहिए साथ में, a प्लस ए डैश b माइनस बी डैश। अब देखो हमने क्या कहा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ऐड कर दिया। तो आप चेक कर सकते हैं, क्या पहले आप ऐड भी कर सकते हैं कि पहले हमने ऐड कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो गिवन, देखो हमने ये किया, 2 मान लो कॉमन ले लिया, हमारे पास ये है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो मैट्रिक्स गिवन अब जो आया मैट्रिक्स, यही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यही हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ हो, कोई भी डाउट ना हुआ हो। डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में भेजना, और अपना प्यार मुझे कमेंट में प्लीज़ देते हुए जाना, क्योंकि देखो एक टीचर की स्ट्रेंथ हो तुम लोग, अगर तुम लोग अपना प्यार मुझे देते हुए नहीं जाओगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा होता नहीं कि यार मेरे बच्चों ने मुझे प्यार नहीं दिया। तो प्लीज़ कमेंट में वीडियो कैसा लगा वन शॉट का ये बताते हुए जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये पीक टाइम चल रहा है जहाँ पे प्रिपरेशन आपको अच्छे से भर भर के करना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। हाँ, फाइनली हम लोग बहुत 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 पास हैं, रिजल्ट के बहुत पास है हम लोग। अब देखो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं,
हमें मैट्रिक्स में जितना पढ़ना था आई होप हमने उतना पढ़ लिया है अभी तक। इन्वर्स भी है मैट्रिक्स में, पर उसको हम डिटर्मिनेंट में कवर करेंगे। ठीक है, हमारा इन्वर्स जो होता है बच्चा, इन्वर्स भी है मैट्रिक्स में, पर उसको हम डिटर्मिनेंट में कवर करेंगे। तो याद रखिएगा ध्यान से कि जितने भी इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है तो वो मैट्रिक्स वही होंगे जो स्क्वायर होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स का केस हम लेके चलेंगे। पहले हम एक कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्सेस हैं। देखो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमने उसका स्क्वायर निकाला और ए आ गया तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जैसे ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तब भी ए ही आएगा, ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए टू द पावर क्यू कर रहे हैं, ए टू द पावर क्यू कर रहे हैं, मतलब ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इतने बार कि वो जीरो आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? जीरो आ जा रहा है। जैसे कि हमने, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर इसको हम तीन बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऑर्डर 3 है, अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा। लेकिन 3 से कम बार अगर हम, देखो जितना ऑर्डर गिवन है उतनी बार अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो अगर हमारा जीरो आ गया तो हम बोलेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर हम 3 ऑर्डर है और 3 से कम बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, तो हमारा जीरो नहीं आएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ? एक लास्ट है हमारे पास, ठीक है, इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ जाए तो हम उसको इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। और ये हमेशा एक देखा जाए तो आइडेंटिटी भी होता है, या कोई भी ऐसा मैट्रिक्स होता है, जैसे ए हो गया, ए का इन्वर्स हो गया। आप जैसे ही अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स ए है, अगर आप जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी आ गया तो हम कहेंगे क्या? कि वो भी एक इन्वोल्ट्री, ठीक है, ठीक है, इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स है। मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन पसंद ही नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक हमारा मैट्रिक्स पूरा का पूरा लगभग क्लियर हो गया। अब आप लोगों के लिए एक PYP से निकाल के एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोई मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है, जो 2023 में आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले कि मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन भी है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैट्रिक्स में था बच्चा, हम तब यूज करते थे जब हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इन्वर्स निकालना होता था। तो अब जो इन्वर्स है वो हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ पे आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। इसलिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन है डायरेक्ट डिटर्मिनेंट में कवर करेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, और क्वेश्चन अभी तक बना भी नहीं है उससे रिलेटेड। तो हम जितना हमारा क्वेश्चन बना, जितना इंपॉर्टेंट है हमारा वन शॉट में, इतना कर लो, इस पे प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस का, इन टॉपिक्स पे। आपका मैट्रिक्स इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ये मैं कहती हूँ आप लोग को। अब आज, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्यू सिमेट्रिक है, 2023 में आया हुआ है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। ये आप लोग मेरे को वर्क, मैंने सोचा आप लोग को ये वर्क दूंगी, लेकिन वर्क दे तो दे, लेकिन पता नहीं तुम सब करोगे नहीं करोगे, कमेंट में बताओगे कि नहीं बताओगे। तो मैंने सोचा है कि ये क्वेश्चन मैं आप लोग को खुद से करके दूंगी। आज करना कैसे? देखो, एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को, या कोई भी CUT का एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है, हमें सारा सॉल्व नहीं करना होता है। 12th में जैसे पढ़ाई किया हमने, वो हमें यहाँ पे नहीं लगाना है। हमें करना क्या है? आ जाओ, हमें करना क्या है? देखो, इस क्वेश्चन में एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको दिखेगा क्या कि मैम स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहला तो यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक का जो मैट्रिक्स होता है उनका प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है, तो z की वैल्यू तो 0 ही आएगी मैम, चाहे जो हो जाए। तो देखो z की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है, z की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। तो आंसर को एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया फिर आप आंसर को देख रहे हैं। क्वेश्चन देखो और फिर एक बार आंसर देख लो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे भी z इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब बच्चा जैसे ही आप अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या बताया गया है? कोई मान लिया हमने कि ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस ए आएगा। तो ये है और ट्रांसपोज किया, तो आपको पूरा नहीं करना है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या कि x प्लस वाई करोगे, ठीक है, x प्लस वाई, इसके ट्रांसपोज करोगे तो बदलेगा ना, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये -3 के बराबर होगा। चेक कर लो,
ट्रांसपोज करोगे तो ये -3 के बराबर होगा। अब चेक कर लो, x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? -2 के बराबर हो जाएगा। चेक कर लो भाई, कर भी सकते हो। अगर तुम लोग को पूरा सॉल्व करना है ना, तुम लोग पूरा ट्रांसपोज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर हुआ क्या? आ जाओ, प्लीज कमेंट बताना कि क्या ये प्रोसेस सही लगता है या तुम लोग जो प्रोसेस करते हो वो सही लगता है, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, आंसर यार मैं करा के जाऊंगी ये पूरा क्वेश्चन 60 मिनट, मैंने बोला था 60 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करा के जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? आ जाओ। सॉरी, ये -1 होगा, देख लेना, मैंने ये देख लिया, ये बच्चा ये -1 होगा, एक बार देख लेना इसको। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चा इसको, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2। देखो एक बार, देखो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास? -2 आ रहा है। समझ में आ रहा आप लोगों को? अब जहां -2 है वहीं टिक कर दो। -2 यहां नहीं है, -2 यहां नहीं है, थर्ड ऑप्शन। अब y नहीं निकालना है आपको, z निकाल लिया, एक एक पे चेक कर लो। z अगर मान लो सब जगह 1 होता और सिर्फ यहीं पे 0 होता तो हम x y भी नहीं निकालते, हम x भी नहीं निकालते, हम सीधे आंसर टिक कर देते। जितना जल्दी क्वेश्चन हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। और अभी हमारा मैट्रिक्स का वन शॉट जो था 60 मिनट लेके चले थे, 60 मिनट से पहले ही हमारा वन शॉट क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो डिटर्मिनेंट का होगा। आई थिंक वो जाएगा 30-35 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। डिटर्मिनेंट में हमें क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ना हमें? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और साथ में इनवर्स। ये 5-6 टॉपिक्स हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट भी खत्म हो जाएगा। तो नए वन शॉट का वेट करो और इसको पूरा देखो और इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, कि आप क्वेश्चन प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व कर लो जिस जैसे हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए न्यू वन शॉट में, नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक प्लीज़ वेट करना और इस वन शॉट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और पसंद आया हो, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साइंस अड्डा 24/7 को। और मुझे अपना प्यार इस कमेंट सेक्शन में प्लीज़ देते हुए जाना, कैसा लगा सेशन बताते हुए जाना। मिलते हैं न्यू वन शॉट में, नेक्स्ट वन शॉट में, डिटर्मिनेंट। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो और प्रिपरेशन करते रहो।